रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। हाय, इंटरव्यू के लिए तैयार? चिल मैन, हो जाऊंगा एक झटके में पार। देखा है मैंने टीवी पर एक बिस्किट का एड, ईट वन इन योर दिमाग वर्क्स लाइक मैड। कैट मैट या सेट, मेरे आंसर्स कर देंगे सबको फ्लैट। प्लीज गो इन। इनवर्स पिरामिड के बारे में अपना व्यू बताओ। पहले मैं एक बिस्कुट खाऊं। क्या है हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी का राज? एक और बिस्कुट खाऊं तो आएगा याद। नेक्स्ट। क्यों, बिस्किट हो गया फेल? नेवर माइंड, ले ड्रिंक स्प्राइट। क्या इससे बन जाएगी बात? बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस हैं बेकार। स्प्राइट करे नो चमत्कार, बस प्यास बुझाए यार। Sprite is the registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. रोशनी का कारवां के तमाम हम सफरों को हमारा प्यार पहुंचे, और हमें उम्मीद है, यकीन भी है कि आप तमाम लोगों की मोहब्बत भी हम लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, हमें बेहद बेहद खुशी है कि हमने अपने आसपास फैले अंधेरे को उजाले में तब्दील करने के लिए जो छोटे छोटे कदम उठाए हैं, वो आप लोगों की मदद और लगन से हर रोज एक नई मंजिल तय करते रहते हैं। सलीमा, आपके इस जबरदस्त जोश से भर देने वाले शब्दों को सुनने के बाद मेरे अंदर भी जोश पैदा हो गया है। एक शेर सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मुझे लगा तुम अपना कोई शेर सुनाने वाले हो। बहरहाल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा शेर है, और तुम्हारा नहीं है। भाई, ये जिंदगी की उस हकीकत को खुद में समेटे हुए है जिसकी जुस्तजू में हमारा कारवां शहर शहर, यहाँ वहाँ, जगह जगह भटकता रहता है। और अब देखें कि जॉर्ज अब्राहम की तलाश का हासिल क्या रहा। डॉक्टर कल्पना कराडे, अ वेरी क्वालिफाइड वुमन, विजुअली इम्पेयर्ड बट हैज प्रूव्ड हर पोटेंशियल। तो आइए सुनिए कि डॉक्टर कल्पना जिंदगी के बारे में क्या नजरिया रखती हैं। नमस्कार कल्पना जी, आप हमारे सुनने वालों को अपने प्रोफेशनल जीवन के बारे में कुछ बताइए। मैंने एमए इन एजुकेशन विद डिस्टिंक्शन किया है और पीएचडी इन एजुकेशन। मैं सोमैया कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सीनियर फैकल्टी के रूप में काम कर रही हूँ। मैंने 5 साल तक वाइस प्रिंसिपल का भी पद संभाला है और एट प्रेजेंट यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के एमएड प्रोग्राम या पीजीआरपी प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स की भी मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हूँ। अगर सही में जीवन में कुछ पाना है तो 2 बातों की आवश्यकता है। एक तो वी हैव टू थिंक लिटिल डिफरेंटली अबाउट आवर लाइफ, यू नो, कि एक ब्लाइंड मतलब टेलीफोन ऑपरेटर, ये एक स्टीरियो टाइप थिंकिंग भी छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात मुझे लगता है कि वी हैव टू ड्रीम अबाउट द मून, वी कैन से, एंड दिस पावर टू ड्रीम या स्वप्न देखने का साहस मुझे मेरे पिता ने दिया है। कल्पना जी, आप हमारे सुनने वालों को अपने आंखों के प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताइए और अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए, और ये भी बताइए कि आप अपने आम जिंदगी में इतना स्पर्धात्मक है और आम लोगों के साथ आप कंधे से कंधा मिला के काम किया है, इसके पीछे रहस्य क्या है? एक्चुअली मेरे जो दृष्टि का जो प्रॉब्लम है, जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये उस डिजीज का नाम है, जिससे कि दृष्टि जो है वो धीरे धीरे उसका लॉस होता है, विजन लॉस होता है। तो जब तक मैं स्कूल में थी तब मुझे थोड़ा बहुत दिखता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरा रीडिंग विजन चला गया, राइटिंग विजन चला गया, फिर मोबिलिटी चली गई। तो जहाँ तक हो, और इसलिए मुझे फिर मैं किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ी नहीं, मैं नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ी और कॉलेज में भी नॉर्मल स्कूल में ही, कॉलेज में ही मैं गई। तो हमेशा मुझे मेरे पेरेंट्स ने या फ्रेंड्स ने पढ़ के दिखाने का वगैरह काम किया, और मैं हमेशा मतलब टेप रिकॉर्डर वगैरह यूज़ करके, क्योंकि ध्यान सब उसी में था ना कि मुझे एमए करना है, मुझे पीएचडी करनी है, तो मुझे ये बताना है कि ये बिना स्ट्रगल का नहीं आता है। लाइक सपोज दूसरे लोगों की बात अलग है, उनको एक बार सिर्फ पढ़ के
या दे कैन रिमेंबर, लेकिन हम लोगों को हमारे सामने कुछ नहीं है तो हमें बार बार सुनना पड़ेगा या ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखकर लिखना पड़ेगा। तो ये जो मतलब दूसरों के कंपैरिजन में हमें जो है हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। लाइक इवन अभी भी मैं लेक्चरर का काम करती हूँ, तो लेक्चरर का नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, मेरा टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए मुझे एक कम से कम 1 वीक मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, उसी के बारे में मैं मटेरियल जमा करती हूँ, रीडर से पढ़वाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, सुनती हूँ। तो मतलब दूसरों को अगर एक काम के लिए 4-5 घंटे लगते होंगे, हो सकता है हमें उसे दुगना तिगना समय भी लग सकता है, लेकिन अगर हमें दूसरों के जैसा सक्सेस पाना है तो हमें वो करना चाहिए। तो हार्ड वर्क को कोई पर्याय नहीं होता है, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हाल ही में आपने एक कार्यक्रम किया था प्रियदर्शनी, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। सितंबर महीने में ही दिल्ली के ही AICB वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी विजुअली इम्पेयर्ड वीमेन के समस्याओं पर। तो वहाँ पे भारत की कई महिलाएं, कई मतलब कोने कोने से महिलाएं आई थी, जिनका कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर भी अलग अलग था। लाइक कई लोअर इनकम ग्रुप से आई थी, कई मिडिल ग्रुप से आई थी। तो क्या होता है कि हम जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी दुनिया एक एक्सक्लूडेड वर्ल्ड है। दुनिया में लोग कैसे बैठते उठते, क्या पहनते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे ये सब चीज़ें हम किसी को देखकर अनुकरण नहीं कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आज के ज़माने में मायने रखती हैं अपने पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। तो ये एहसास मुझे उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में हुआ, जबकि हमारी बहनों का, हमारी पार्टिसिपेंट्स का जो ओवरऑल एक बिहेवियर था वो अप टू द मार्क नहीं था। फॉर एग्जांपल कि थाली में हाथ धोना, थाली में ही कुल्ला करना या टॉयलेट का प्रॉपर यूज़ ना करना। तो तब मुझे लगा कि नहीं, हमारी लड़कियों को जो कि एस्पायर करती है इवन मल्टीनेशनल्स में काम करना या कॉरपोरेट सेक्टर में काम करना, तो क्या हम सही में उस लायक है? क्या हम में सब में सही में उस तरह के एटिकेट्स, मैनरिज्म्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तौर तरीके वगैरह है? तो अगर नहीं है तो उसका हमारी लड़कियों को पर्पसफुल ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, बिकॉज वी कांट लर्न इट थ्रू इमिटेशन। एंड देयरफॉर आई keeping in mind this objective, I designed a very small project which was very modest attempt in my part. Actually the project was named as प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी का मतलब होता है कि जो एक सुंदर दिखने वाली, प्लेजेंट दिखने वाली लेडी। तो मेरी जो पार्टिसिपेंट है वो प्रियदर्शनी हो, ये मेरी इच्छा थी। और इसीलिए दूसरे मतलब डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ मैंने इन बातों पर भी ध्यान दिया कि कैसे उठे बैठे, डाइनिंग एटिकेट्स कैसे पहने, किस तरह से स्टाइल में खड़े हो, बात करे, खुद का खुद मेकअप कैसे करे, खुद का खुद हेयर स्टाइल्स कैसे बनाए, किस तरह की एक्सेसरीज हम यूज़ करें, किस तरह से हम अपना मेकअप करें, इन बातों पर का भी ट्रेनिंग मैंने मेरे पार्टिसिपेंट्स को दिया। और जिससे मतलब मुझे तो ऐसे लगा कि पार्टिसिपेंट्स काफ़ी लाभान्वित हुए और वो खुश थे। आज के ज़माने में ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या अहमियत है? बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हमें अपने आप को सही में मेन स्ट्रीम के साथ अगर चलना है तो अभी हम सब विकलांगों को वो चैरिटी मॉडल छोड़ना पड़ेगा, डोनर्स डिपेंडेंसी सिंड्रोम जो है वो मेंटालिटी ही छोड़ना पड़ेगा। वर्ल्ड विल वेलकम अस इफ वी आर कंट्रीब्यूटरी मेंबर्स, कि हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ है तो वर्ल्ड हमें सर्टेनली वेलकम करेगा। और वो कंट्रीब्यूटरी बनने के लिए हमें अपने लिए मेन स्ट्रीम के लिए तैयार करना होगा। और तब फिर हम ब्लाइंड है और हमें ये नहीं, हमें वो नहीं, ये अगर हम सोच के बैठेंगे और सिर्फ कंसेशन कोटा सिस्टम उसी पर हम जीते रहेंगे तो फिर हम दुनिया को दोष नहीं दे सकते कि हम निग्लेक्टेड है। कल्पना जी, जाते जाते हमारे सुनने वालों से आप कुछ कहना चाहेंगे? सुनने वालों को मतलब मैं मेरे दृष्टिहीन फ्रेंड्स को ही बोलूँगी। एक शेर अभी आपके साथ बात करते हुए मुझे याद आया। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। डॉक्टर कल्पना के बाद अब आइए चलते हैं चीन। चीन? क्यों, आप चौंक क्यों रही हैं? रेडियो है, हम कहीं भी जा सकते हैं। ओह अच्छा। जी हाँ,
चीन चलते हैं, जहां more than 150 blind people have qualified as psychoanalysts following the instructions of online training. 1 साल के इस कोर्स में बेसिक साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड हैंडीकैप्स के अलावा प्रोफेशनल एथिक्स और डायग्नोस्टिक स्किल्स ऑफ साइको एनालिस्ट के विषय के बारे में बताया जाता है। तमाम स्टूडेंट्स को मल्टीमीडिया बुक्स मुहैया करती गई हैं। वैसे चाइना हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रोवाइड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल विथ ईजियर एक्सेस टू मोर इंफॉर्मेशन एंड स्कूलिंग। वाह, तरक्की का हर कदम उस जनरेशन या पीढ़ी के लिए सफलता, समृद्धि या आसानियों के जो रास्ते हैं उन्हें खोलता है। बिल्कुल। ये भी अजीब बात है कि कुछ लोगों को आसानियां पसंद होती हैं और कुछ लोग पसंद करते हैं मुश्किल रास्ते। ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे अपने इस सेगमेंट में। तो आइए सुने, मशहूर अभिनेता विनोद नागपाल बता रहे हैं गीतावानी शमन्ना के बारे में, जो दृष्टिहीन होने या नारी जाति में पैदा होने के सो कॉल्ड अभिशाप के खिलाफ लड़ी और एक नया मकाम हासिल किया। गीतावानी शामन्ना एक ऐसी युवा महिला जिन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी ये साबित कर दिखाया कि आज की नारी अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपना हर सपना साकार कर सकती है। 19 जून 1973 में बेंगलोर में जन्मी गीता मात्र 3 वर्ष की आयु में ही अपनी दृष्टि खो बैठी थी। 5 वर्ष की आयु में उनके माता पिता ने उनका दाखिला नेत्रहीनों के एक स्कूल में करा दिया और बाद में उनका दाखिला एक नियमित स्कूल में करा दिया गया, जहां उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में दाखिला लेकर वहां से पॉलिटिकल साइंस में अपनी मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। कुछ अलग कर दिखाने की चाहत में उन्होंने टेक्निकल राइटर का कोर्स किया और बेंगलोर में एक जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने लगी। पर समस्या तब आई जब उन्होंने अपनी नौकरी बदलनी चाही और नेत्रहीन होने के कारण उन्हें नाकार दिया गया। इस हादसे से गीता को ठेस तो बहुत पहुंची, पर उससे उसका हौसला और बढ़ गया। उन्होंने जर्मनी जाकर 1 साल जर्मन भाषा सीखी और अनुवादक बन गई। आज वो बेंगलोर के एक जानी मानी जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी में जर्मन अनुवादक के तौर पर बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। शुक्रिया मिस्टर नागपाल। जिंदगी से लबरेज ऐसी शख्सियतों से बार बार हमें मिलवाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए। दोस्तों, जिंदगी में जितनी अहमियत हाँ की है उतनी ही ना की भी है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमें ना कहना भी आना चाहिए, जिस तरह गीता वानी जी ने उन तमाम कन्वेंशनल चीजों को ना कहा जो दृष्टिहीनता के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा तुमने। हम में से अक्सर लोगों को ये तो पता होता है कि क्या करना है, पर बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि क्या नहीं करना है। बहरहाल, फिलहाल तो हम चलें अपने एडवाइस सेक्शन में। ये वो हिस्सा है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जिंदगी के हर क्षेत्र, हर डिपार्टमेंट से कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की जाए और वो जानकारियां हासिल की जाए जो हमारी जिंदगी में सहायक हों। और आज हम बात करेंगे दृष्टिहीनता के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे अहम पहलू के बारे में, और वो है इंडिपेंडेंट मोबिलिटी। और ऐसे में कमलेश विरमानी से बेहतर कौन हो सकता है। दोस्तों, मिसेस विरमानी ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड न्यू दिल्ली में मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हैं और आज हमसे शेयर कर रही हैं कुछ बेहद अहम बातें। और इनसे बात कर रहे हैं अमित भट्ट। कमलेश जी, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी से आप क्या समझती हैं? ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वातावरण की जानकारी। इसे हिंदी में अनुस्थिति का ज्ञान कहते हैं कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति कहाँ खड़ा है, उसके आगे, पीछे, दाएं, बाएं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो किचन में खड़ा हुआ है और किचन से वो कोई किसी भी चीज़ को उठाना चाहता है, अगर उसे ओरिएंटेशन का ही ज्ञान नहीं होगा तो उठा नहीं पाएगा। उसे मानना होगा कि फ्रंट में किसी चीज़ को उठाना है तो उसका हाथ नेचुरल ही फ्रंट पर ही जाएगा। अगर वो मूव करता रह जाएगा तो वो अपने आप किसी चीज़ को नहीं उठा पाएगा। इसे कहते हैं अनुस्थिति का ज्ञान, ओरिएंटेशन। और बाहर जैसे सड़क पर जाते हैं
तो उनको पता होता है कि हम सड़क पे कहाँ पे खड़े हैं, हमारे दाएं बाएं क्या है, ये रोड है या किसी चीज़ की साउंड आ रही है। इस चीज़ से उनको पता चल जाता है कि हम जहाँ पर जाना चाहते हैं हम कैसे पहुँचेंगे। और मोबिलिटी उसे कहते हैं कि जैसे चलनशीलता, उसका मतलब होता है कि हम कहीं भी जाना चाहें इंडिपेंडेंटली जाएं, अपने आप जाना चाहें, सेफ्टली जाएं ताकि हमें किसी तरह की चोट ना लगे, एमफुली जाएं कि जहां हम जाना चाहते हैं उसी जगह पर पहुंचें। और इसके साथ हम मोबिलिटी के तरीकों को यूज़ करते हुए जाएं। जैसे मान लिया हमने स्टिक चलानी है, स्टिक को कैसे पकड़ना है, कैसे उसकी एक्सटेंशन बढ़ानी है, आर्क का ध्यान रखना है, कैसे उसको मूव करना है, इन मोबिलिटी के तरीकों को हम यूज़ करते हुए हम चल सकते हैं। क्या आप हमें विभिन्न प्रकार की छड़ी या केन्स के बारे में बता सकती हैं? आमतौर पर 2 तरह की ये केन इस्तेमाल की जाती है, एक होती है फोल्डिंग और एक होती है लॉन्ग केन। काम करने के दोनों के तरीके सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि फोल्डिंग केन को हम फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हम लॉन्ग केन को फोल्ड नहीं कर सकते। लेकिन इनके हिस्से एक जैसे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रिप, जहाँ से हम छड़ी को पकड़ते हैं। दूसरा होता है बॉडी, जहाँ पर इंफॉर्मेशन गेन होती है। टिप की, जहाँ से इंफॉर्मेशन हमें ग्राउंड से मिलती है और बॉडी से होती हुई ग्रिप में आती है। फंक्शन दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन फोल्ड करने में इजी होती है फोल्डिंग केन। अगर रास्ते में जाते हुए कहीं स्टिक फोल्डिंग टूट भी जाती है तो ब्लाइंड व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन चल नहीं सकता। ये जो लॉन्ग केन होती है, अगर ये टूट भी जाती है तो ब्लाइंड पर्सन इसको टूटी हुई छड़ी के साथ भी चलकर पहुंच जाता है। अच्छा कमलेश जी, हमारे श्रोताओं को ये तो बताएं कि वो कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं, चीज़ें हैं जो कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर घूमने के लिए सहायता प्रदान करती हैं? ऐसा है कि जब ब्लाइंड व्यक्ति बाहर जाता है तो उसके बाहर के तरीके हैं, इंडोर में घूमता है तो उनके इंडोर के तरीके हैं। जैसे मान लिया कोई नया बच्चा आता है तो उसे पहले इंडोर में घूमने के तरीके बताए जाते हैं। प्री कैन स्किल में आता है ह्यूमन गाइड, अपर हैंड, लोअर हैंड और ट्रायलिंग करना, दीवार को छू कर चलना। तो इससे ब्लाइंड बच्चे की चलने फिरने की जो क्षमता है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो इजली चल लेते हैं। और एक ब्लाइंड व्यक्ति जब बाहर जाता है तो उसे लैंडमार्क मिलते हैं, परमानेंट थिंग लैंडमार्क मिलेंगे उसे। स्पीड ब्रेकर एक मिलेगा उनको, क्लू में मिलेगा मंदिर का जैसे घंटा, अच्छी बुरी स्मेल, और चलते वक्त उसे अपना केन के टेक्निक्स को ध्यान करते हुए और शोर लाइन को लेते हुए चलेगा। जहाँ जहाँ उसको लैंडमार्क मिलेंगे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और इसको ये लगेगा कि मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुका हूँ और आगे मैंने कैसे और चलना है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति किस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक सड़क पार कर सकता है? एक ब्लाइंड व्यक्ति सबसे पहले वो देखता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, दाएं से आ रहा है या बाएं से आ रहा है, या वो बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत तेज या बहुत धीरे आ रहा है। जब ट्रैफिक चलना बंद हो जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी स्टिक को लंबा कर लेता है। लंबा मीन स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, या फिर ऊपर आसमान की तरफ कर लेता है, या हाथ को ऊंचा कर देता है ताकि दूर से आने वाले किसी भी व्हीकल्स वालों को पता चल सके कि ये ब्लाइंड व्यक्ति आ रहा है। और इस छड़ी का कलर वाइट ही होता है, क्योंकि वाइट कलर या रेड कलर ये दोनों ही बहुत ही ब्राइट कलर हैं और इनको इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड में इसी ही कलर से बनाया जाता है। अच्छा कमलेश जी, हमारे उन दृष्टिहीन साथियों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी जो कि बाय रोड रोजमर्रा की जिंदगी में आवागमन करते हैं, यात्रा करते हैं? बस में चढ़ते समय तो ब्लाइंड अपनी मोबिलिटी के तरीकों को यूज करता है, क्योंकि जब भी वो स्टैंड पर खड़ा होता है और बस आकर रुकती है, तेज साउंड में आकर रुकती है, तो दिमाग में ये आ जाता है कि बस मेरे सामने रुकी है, तेज इंजन की आ रही है तो वो फ्रंट का गेट होगा, इसलिए पीछे से भी और फ्रंट के गेट से भी चढ़ सकते हैं। और इसके साथ बस पे चढ़ते हुए उन्हें पता है कि लेफ्ट हैंड में हमारे बाएं तरफ हैंडीकैप सीट्स होती हैं, वो वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। और मोबिलिटी के तरीकों इसमें बहुत ही सक्सेसफुल हैं, क्योंकि इसमें आते हैं पुल, फ्लाई ओवर, जिसमें मान लिया वो अपने ऑफिस से घर जा रहे हैं, 2 फ्लाई ओवर आ रहे हैं, और साथ में हमारा बॉडी का बैलेंस जो राइट और लेफ्ट में होता है उससे भी बच्चे को जानकारी होती है, क्योंकि जब ब्लाइंड व्यक्ति बैठता है हमारा बॉडी का बैलेंस एक तरफ राइट में ही झुक जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि बस बाएं तरफ जा रही है। अगर बाएं तरफ बॉडी का बैलेंस हो जाता है तो इसका मतलब है कि बस सीधे हाथ की तरफ जा रही है। और फ्लाई ओवर में ऐसा होता है कि जब बैठते हैं तो हमारा बॉडी का बैलेंस सीट के साथ पीछे पीछे झुकता हुआ चला जाता है और हम गिन लेते हैं कि हमारे कितने फ्लाई ओवर हुए, कितने हमारे बॉडी बैलेंस राइट और लेफ्ट में हुए, और हम अपना रास्ता कितना कवर कर चुके हैं और हमारा घर ऑफिस आने वाला है।
कमलेश जी, जिन व्यक्तियों की दृष्टि किसी कारणवश धीरे धीरे जाती रहती है, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? किस स्थिति में उनको ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए? यदि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को बता दिया कि आपका विजन धीरे धीरे जा रहा है और शेष दृष्टि भी आपकी जा सकती है, तो वो हमारे पास आते हैं, हम उन्हें बताते हैं, उनके साथ काउंसलिंग करते हैं। तो ऐसा है कि ऐसे लोगों को जगह जगह दिखाना चाहिए, संस्थाओं में जाना चाहिए बार बार कि कहाँ पर क्या सिखाया जाता है। इस बारे में कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कहाँ कहाँ सिखाया जाता है। ये नहीं कि वो टोटली ब्लाइंड हो और उसके बाद वो सीखना शुरू करें। अगर आप दृष्टिहीनता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। और अब किस पड़ाव पर आकर ठहरेगा हमारा कारवां? क्या बात है सलीमा, आप अपने हाथों में आईना लिए ये तरह तरह के चेहरे क्यों बना रही हैं भाई? चेहरे तो मैं बिना आईने की भी बना सकती हूँ, आर्टिस्ट जो ठहरी, मगर ये वक्त है कुछ कमाल के आर्टिस्ट से मिलने का। हाँ, याद आया, आज तो मुलाकात किसी कलाकार से होगी। जी, किसी एक से नहीं, दो कलाकारों से। एक है मोनिका जो स्कूल टीचर हैं और दूसरी है मधुबाला जो एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सेंट ट्रेनर हैं। ये दोनों ही दृष्टिहीन हैं और कमाल की मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। कमाल है, अपनी तो खूब जमेगी। मोनिका, मधुबाला, प्लीज शो मी योर टैलेंट। दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई, दादी आ गई। हेलो टॉमी, हाय बंटी, ये लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। अरे वाह दादी, चॉकलेट लाई। दादी थैंक यू, मैं जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ। ओके बिंटे, बंटी आपने चॉकलेट नहीं लिया? दादी ये तो कैसी चॉकलेट है, मेरे को बड़ी वाली चाहिए। इतनी अच्छी चॉकलेट है, अमूल की चॉकलेट है बच्चे। बड़ी वाली चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं शाम को जाऊंगी, आपके लिए बड़ी वाली चॉकलेट लेके आऊंगी। ओके बताओ बच्चे, आप खेलने नहीं गए? नहीं, मेरे को खेलने नहीं जाना। फिर क्या करना है आपको? कहानी सुननी है। ओह, कहानी सुननी है। हाँ। चलो आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। ऐसा है, एक बार एक बहुत ही स्वीट सा बच्चा था, बिल्कुल बंटी की तरह। ठीक है बंटी? मेरी तरह? हाँ, मैं तो स्वीट बच्चा हूँ। उस बंटी की तरह स्वीट बच्चे को एक बार अपने लिए एक सॉफ्ट टॉय लेना था। ठीक है? सॉफ्ट टॉय लेने के लिए वो एक बहुत बड़ी सी दुकान पर पहुंचा। सारी दुकान में सॉफ्ट टॉयज ही सॉफ्ट टॉयज थे। अरे वाह, कितनी बड़ी दुकान है। अंकल मेरे को सॉफ्ट टॉय लेना है। कैसा सॉफ्ट टॉय लेना है बेटा? अंकल मेरे को टेडी बेयर लेना है। चलो मैं आपको टेडी बेयर दिखाता हूँ। सॉफ्ट टॉयज की दुकान में उस शॉपकीपर ने उसको बहुत सारे टेडी बेयर्स दिखाए। अरे ये वाला नहीं चाहिए, इसकी नाक कैसी है पिचकी हुई। मेरे को ये भी नहीं चाहिए, इसका सिर तो अच्छा नहीं है। वो भी नहीं चाहिए, उसका रंग कितना गंदा है। ये वाला चाहिए, ये कितना प्यारा है, रेड कलर का, अच्छा ना, पर मेरे को बेटर वाला चाहिए। आई हैव माई ओन माइंड। ये नहीं चाहिए, बेटर वाला चाहिए। और वो बेटर वाले की सर्च में यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। ये भी नहीं है अच्छा, सारे गंदे हैं, मेरे को वही वाला चाहिए, वापस चलो, रेड वाला चाहिए। जब वो नीचे पहुँचा अपना रेड वाला सॉफ्ट टॉय उठाने के लिए, तो क्या देखा उसने बंटी पता है? क्या देखा? उसका वो रेड वाला सॉफ्ट टॉय पैक हो रहा था और कोई और उसे लेकर जा रहा था। अभी तो वो रोया भी होगा ना? बहुत रोया। मैंने उसको क्यों रुलाया? क्योंकि उसने वो सॉफ्ट टॉय छोड़ दिया जो उसको सबसे पहले पसंद आया था ना। वो वाला सॉफ्ट टॉय छोड़ दिया उसने और फिर वो अपनी चॉइस ले ही नहीं पाया। उसको ले लेनी चाहिए थी पहले। यही तो है बेटा मॉरल ऑफ द स्टोरी,
क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि जब भी जो चीज पसंद आती है ना वो ले लेनी चाहिए। बेटर बेटर करते तो कोई लेके ही चला जाता है। शाबाश बच्चे। अच्छा दादी दादी वो वाली चॉकलेट दे दो, मैं खाऊंगा। आर यू श्योर बेटा? यस दादी। मैं वो चॉकलेट तुम्हें दे दूं? यस दादी। बड़ी वाली तो नहीं चाहिए ना? नो दादी, अगली बार लेके आना। पक्का बच्चे। Thank you, Daddy. Love you. Oh, love you too, baby. अरशद, तुम इस प्रोग्राम में तब्दीली की बात कर रहे थे ना, तो चलो अब इस हंसने हंसाने के मूड को तब्दील करके कुछ जरा सीरियस मूड पे आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। ऐसा है कि एक बात जो कि मुझे अक्सर खटकती है वो ये कि टीवी ने रेडियो को पूरी तरह से अपने चंगुल में पकड़ लिया है। हालांकि हम मानते हैं हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत से लोग सुनते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं, लेकिन देखो मोटे मोटे तौर से अगर देखा जाए तो वाकई रेडियो जो है वो टीवी के साए में आकर कुछ दब गया है ना। मेरा ख्याल ये है कि देखिए नेचुरली टेक्नोलॉजी है तो ये तब्दीलियां तो आएंगी ही। आप एक विजुअल मीडियम पे जाते हैं जहां आप देख भी सकते हैं, सिर्फ सुन नहीं सकते। नहीं, मेरा जो इशारा था वो खास तौर से क्रिकेट के ऊपर था। हाँ। क्योंकि अरशद ये तो मानने वाली बात है कि हिंदुस्तान के लिए द मोस्ट पॉपुलर गेम इज क्रिकेट। इसको करोड़ों लोग देखते हैं, सुनते हैं इसको, लेकिन ये बताओ कि जो लोग नहीं देख सकते टेलीविजन के ऊपर, क्या उनके लिए ये एक बहुत नाइंसाफी नहीं है कि वो इतने बड़े प्रोग्राम को, इतने खूबसूरत प्रोग्राम को अब रेडियो में क्योंकि कमेंट्री नहीं आती इसलिए वो सुन नहीं सकते? आपकी बात से किसी हद तक मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन कमेंट्री तो टेलीविजन पे भी आती है, वहाँ सुना जा सकता है। नहीं अरशद, बात यह है कि जो रेडियो की कमेंट्री होती है वो बहुत ही डिटेल में होती है और ख़ास तौर से हमारे उन दृष्टिहीन भाई बहनों के लिए उनको पूरी तरह से वो डिटेल्स पहुंचाती है जिसका कि उनको इंतज़ार रहता है। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि वो फ़र्क तो है, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं मैं ये फील करता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी है तो वो बड़ी है, और ये भी बात अपनी जगह सही है कि ये टेक्नोलॉजी अभी तक सभी जगह नहीं पहुंची है, कई जगह बिजली नहीं पहुंची है, तो वो लोग महरूम रह जाते हैं। और वो लोग फिर बैटरी के अपने ट्रांजिस्टर से सुन सकते हैं। तो ये एक मुद्दा हो सकता है। क्यों सलीमा, हम ऐसा करें कि अपने सुनने वालों से कहें कि वो हमें लिख भेजें कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में, और हमारा पता है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है वह हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और फिलहाल एक वादा आपसे फिर मिलने का, इसी जगह इसी वक्त अगले हफ्ते। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे सलीमा रजा को, मुझे अरशद इकबाल को। खुदा हाफिज। iWay, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का